प्यारे दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का इतिहास का अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, सब में बेसिक हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पढ़ना तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबकी हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक से सब चीज़ सीख जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिक तो यूपीएससी की तैयारी में यही पढ़ाया जाता है कि आप एनसीईआरटी पहले क्लियर कर लीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। अगर आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर है, आपने पूरी नोट्स बना ली है, तो फिर आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर। अगर पसंद आएगा तो फिर हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो रसीदा का सवाल, प्रत्येक चैप्टर में क्या किया गया है कि एक लड़की या एक लड़के के माध्यम से समझाया गया है कि उसका पहले सवाल रहता है, फिर उसी के आधार पर पूरा चैप्टर में उसका जवाब रहता है। तो जैसे है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब कह सकते हैं हेडलाइन जो होती है, पढ़ी कि 100 साल पहले। उसमें लिखा था 100 साल पहले, और वह तुरंत सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब ये आम बात है कि अगर आपसे कोई कहे कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो आप सोचने लगेंगे क्या हुआ था। तो यही सोचने लगी। तब आगे बताया गया है कि कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह जानने के लिए कल क्या हुआ था हम या तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कि अगर आपको जानना हो कि कल क्या हुआ था, तब आप टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि कल, परसों या 1 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, बिफोर 100 ईयर, तो 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम पता लगाएं। और फिर है आगे कि साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जो उस समय की स्मृति हो, जिसकी स्मृति उस समय की हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 साल पहले, 2 साल पहले अगर जानना है कि क्या हुआ था, कौन सी घटना घटित हुई थी, तो आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उस समय मौजूद रहा हो या उसकी स्मृति हो कि उस समय वो बता सके। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये आप कैसे जान सकते हैं। जैसे मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ कि जैसे आज के 2 साल पहले कौन सी घटना हुई, 2 साल पहले, ये आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी से पूछ सकते हैं। 10 साल पहले क्या हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा से 100 साल पहले क्या हुआ था ये पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि 100 साल पहले वो भी नहीं रहे होंगे। तो इन मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बातें जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसी के लिए आगे बताया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, अगर हमें पता लगाना हो कि 100 साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों का मतलब है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम ये भी सोच सकते हैं कि 100 साल पहले के वैज्ञानिक कैसे थे या किस चीज़ पर खोज कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पता लग सकती हैं, हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे। मतलब ये सब बताया गया है कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले आप ऐसा सोच सकते हैं कि उस समय बच्चे क्या क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो कहने का मतलब है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। इसी उससे बताया गया है कि इतिहास ऐसा है कि जैसे आपको 1-2 साल पहले की घटनाएं जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, यानी कि इतिहास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप पुरानी विभिन्न तथा महत्वपूर्ण बातों का पता लगा सकते हैं। तो आगे के देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। आगे है कि लोग कहाँ रहते थे, ये हेडिंग है। तो मानचित्र पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो अभी हम नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। तो आगे दिया गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, यानी कि लाखों वर्ष पूर्व कई लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि इकट्ठा करते थे, और जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से
परिचित थे, मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित भी थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार, मतलब नर्मदा नदी के किनारे जो जो मानव रहते थे वो जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आगे है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए अब हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा नदी पहले दी गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक रीडिंग लगाई थी तो मैंने कहीं कहीं लगाया निशान। यहाँ देखिए नर्मदा नदी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर है नर्मदा नदी। और फिर क्या गया कहा गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है हमें। तो सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए, ये किरथर पहाड़ी है और ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। तो ये किरथर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, हमने पता लगा लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है खास कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, जो मेन पॉइंट है उस पर मैंने हाइलाइटर से मार्क भी कर दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे नोट्स बनाने में आसानी होगी। जैसे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही गया है कि मानव द्वारा उत्पादित की गई पहली फसल कौन सी है। तो पहली फसल गेहूं तथा जौ है, यानी कि सबसे पहले जौ और गेहूं को ही बोना शुरू किया था मानवों ने, यानी कि इसी का उत्पादन शुरू हुआ था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कक्षा 6 की बुक से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किसका उत्पादन शुरू किया, गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, यानी वो भेड़, बकरी और गाय, बैल भी पालना शुरू कर दिए। यहाँ पर हाइलाइटर है, गाय, बैल भी ये आप लिख सकते हैं कि 8000 वर्ष पूर्व मानवों ने गाय, बैल और भेड़, बकरी पालना शुरू कर दिया था। और ये गांव में रहते थे, यानी कि उस समय के जो मानव थे, लगभग 8000 वर्ष पूर्व के मानव, वो गांव में रहने लगे थे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह स्थान विंध्य के उत्तर में थे। यानी कि इसमें बताया गया कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया है, वो है विंध्य के उत्तर में। विंध्य क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है और उसी के उत्तर में क्या किया गया है, चावल का उत्पादन। देखिए यहाँ विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और इसकी उत्तर दिशा, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जहाँ इस समय मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश आता है, उस क्षेत्र में क्या चावल का उत्पादन सबसे पहले हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, अभी आपको पता चलेगा एग्जैक्ट कि चावल का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ। अब आगे दिया गया है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलिए देखते हैं कि कहाँ है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी ये है और इसकी सहायक नदी ये हैं। देखिए ये सारी नदियाँ इसी में आकर मिल रही हैं, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, व्यास नदी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं और सिंधु नदी में मिल रही हैं। हमें पता चल गया है, मैंने यहाँ पर हाइलाइटर से वो भी किया है कि आप समझ जाएँ। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलेगा कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है सिंधु नदी और इसमें कई नदियाँ जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ये सारी आकर यहाँ पर मिल जाती हैं और ये इसलिए सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। फिर क्या है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि जो सिंधु नदियां हैं इन्हीं के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंधु नदियां हैं इनके आसपास इस क्षेत्र में क्या हुए कि नगर विकसित हुए, यानी नगरों का आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि उनका क्या कह सकते हैं कि स्थापना शुरू हो गई, यानी कि लोग नगरों में रहने लगे। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, मतलब बहुत बाद में। सबसे पहले ये सिंधु नदी के किनारे ही नगरों का विकास हुआ। अब इसके बाद दिया गया है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो चलिए मानचित्र में देखते हैं कि कहाँ है गंगा तथा इसकी सहायक नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाईलाइट से दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको गंगा नदी दिखाई दे रही है और इसकी सहायक नदी सोन। देखिए गंगा डायरेक्ट जाती है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ ये सारी गंगा नदी है, उसमें कई नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे यमुना नदी हो गई, इसमें मिलती है चंबल हो गई। तो इसी तरह सोन नदी जो है वो भी गंगा में आकर मिलती है और सोन नदी
गंगा की सहायक नदी है। तो चलिए, साथ में इसमें मानचित्र कार्य दिया रहता है जिससे हमें मानचित्र पर भी थोड़ा फोकस करने का अवसर मिलता है। और आप ज़रूर पढ़िए ये चैप्टर, बुक खरीद लीजिए। वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। अब फिर क्या है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा के दक्षिण में मगध, यानी कि वर्तमान में बिहार जहाँ है वहाँ पर मगध माना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी कि मगध साम्राज्य के शासक अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी और लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि पहले के लोग, कहने का मतलब ये है कि पहले के लोग उपमहाद्वीप और दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय, मतलब पहले के लोग हिमालयों पर, ऊंचे पर्वतों पर, पहाड़ियों पर, रेगिस्तानों पर, नदियों पर, समुद्रों के कारण, समुद्रों में क्या करते थे, यात्राएं किया करते थे। और उनकी यात्रा क्या होती थी, जोखिम भरी भी होती थी, क्योंकि पहले उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव न थी। यानी कि जो लोग, जो आदि मानव थे, वो घूमा करते थे इस पहाड़ियों में, क्योंकि हर चीज़ की संसाधन उतने है थे नहीं, और जहाँ भोजन मिलता था वहीं रुक जाते थे और जैसे ख़त्म होता था फिर आगे जाते थे, घूमते थे। तो इसलिए वो हमेशा घूमा करते थे और वो आसानी से इन सभी को क्रॉस कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले प्राकृतिक आपदाएं होती थी तो मानो अपने घरों को छोड़कर चल देते थे, मतलब अलग चल, घर होते ही नहीं थे पहले, तो वो पेड़ों वेड़ों पर रहते थे। तो जहाँ भोजन मिलता था या आपदा आ गई तो उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। यानी कि पहले राजा भी होते थे जो विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आप जानते हैं कि जो व्यापारी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और अपने वस्तुओं को क्या करते हैं, बेचते हैं। यानी कि वो बेचने से क्या होता है, उनका व्यापार होता है और उन्हें क्या मिलता है, उन्हें धन की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले के व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और आज के भी जाते हैं। फिर है कि धार्मिक गुरुओं लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। पहले के धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने एक गांव से दूसरे गांव जाते थे कि जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतने ही वो अपने विचार उनके समक्ष रखेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे। और एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। और कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसे वास्को डिगामा हो गए, कोलंबस, ये सब समुद्री यात्री थे। यानी कि इनका कार्य वो नहीं था, लेकिन ये दूसरे नए स्थानों को खोजने के लिए सिर्फ समुद्री यात्रा ही करते थे। यानी कि उत्सुकतावश, यानी कि अपनी उत्सुकता से वो यात्रा करते थे कि नई चीज़ों का खोज उन्हें हो जाए, यानी उन्हें नई चीज़ें मिल जाएं। और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ये बातें सही हैं कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति होती है उसको आप पहचानते हैं, जो संस्कृति होती है उसे जानते हैं, भाषा जानते हैं और विचार आपके आदान प्रदान होते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, तो आप उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे और वो लोग आपकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो घूमने से ये भी फायदा होता है कि लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान आए जाया करते थे तो उन्हें जैसे एक नई संस्कृति, एक नई भाषा या विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी और वो विकसित होने लगे। अब है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो आज के लोग यात्राएं इसलिए करते हैं कि वो, कई लोग उत्सुकतावश भी अभी भी यात्राएं करते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को पहचानते हैं और वहाँ के प्रसिद्ध स्थलों को घूमते हैं, इसके लिए भी जानते हैं। और कई लोग यात्राएं इसलिए करते हैं, जैसे उनका कोई बिजनेस है तो उसके प्रमोशन के लिए या एक नया बिजनेस खोलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। सभी अपने कार्य के अनुसार यात्राएं करते हैं। और फिर है कि एक बार फिर मानचित्र एक को देखा और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए, हालांकि लोगों
के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और बस यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो इससे हमारी संस्कृत और समृद्ध होती थी। और कई लोग भारत भी आए, यानी कि हमारे देश भी आए दूसरे देशों से और यहाँ पर बस गए, और जिससे हमारी संस्कृत की परंपराओं को समृद्धि मिली। चलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे है आगे है कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब जैसे क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की रेसिपी आप सीखेंगे और आप क्या खाते हैं वो लोग जानेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। तो मतलब विचारों के आदान प्रदान से कई चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे वेशभूषा आप वहाँ की ले आएंगे, मतलब उस वेशभूषा को अपनाने लगेंगे, और जो आप वेशभूषा पहनते हैं वो उनको अपनाने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और फिर क्या है कि देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि हम अपने देश के लिए इंडिया का प्रयोग करते हैं और क्या भारत का प्रयोग करते हैं, भारत नाम का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला। अब मैं नोट से बताता हूँ कि इंडिया शब्द जो है वो किस शब्द से निकला है। वो निकला है इंडस शब्द से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो वो हुई है इंडस शब्द से। और जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। और क्या है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और लगभग अभी हम पता लगाएंगे ईरान तथा यूनान का। फिर क्या है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि जो ईरानी और यूनानी थे वो इंडिया को क्या बोला, उन्होंने हिंदोस बोला, हिंदोस तथा क्या बोला, इंदोस बोला। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सिंधु को उन्होंने हिंदोस तथा इंदोस बोला। यानी कि सिंधु नदी को उन्होंने क्या बोला, हिंदोस और इंदोस। और सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को क्या कहा, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस तथा इंदोस का तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरानियों ने हमारा सर्वप्रथम नाम दिया इंडिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृत ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जो ये भरत नाम है, आप जानते होंगे कि शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारी भारत का नाम भारत पड़ा। तो और ये कृत ऋग्वेद से ली गई है, तो बाद में इसी पर हमारे देश का नाम पड़ गया। अब आगे भी देखते हैं। तो आगे है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है और पढ़ना है। अगर आपको किसी विशेष समय की जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे आपको भारत की स्वतंत्रता की जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप इतिहास की बुक लेंगे और उसमें देखेंगे कि भारत स्वतंत्रता की कोई बुक लेंगे और वहाँ पर आप पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तब आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें हजारों वर्ष पूर्व की घटनाएं पता करनी है तो हमें उस समय की लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना पड़ेगा। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती थी और इन्हें पांडुलिपि कहते थे। यानी कि जो पुस्तकें, मतलब पहले के समय में प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे, तो उन्हें हाथ से लिखा जाता था। और वो जो हाथ से लिखी जाती हैं रचनाएं, उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और शब्द लैटिन शब्द के मैनू, यानी कि ये शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो मेन्यू है इसका अर्थ होता है हाथ से निकला। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। यानी कि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे और
क्या कहते हैं, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। पहले के समय में, बहुत हज़ारों साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग कहाँ पर लिखते थे? लोग ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। किस पर? ताड़ के पत्तों पर। और कहा जाए तो भुर्ज नाम का पेड़ होता था, उसकी छाल पर लिखते थे, भुर्ज की छाल पर लिखते थे, वो भी हाथ से, क्योंकि पहले कागज़ उपलब्ध नहीं थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कि यह पांडुलिपि, जो चित्र आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसकी भाषा भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो क्या है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी, जो नीचे दी गई है। और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो पांडुलिपि है, ये भुर्ज पेड़ के छाल पर लिखी गई है। और पहले क्या किया जाता था कि लिखकर एक धागे से बांध दिया जाता था इन सबको एक साथ ऐसे छेद करके। अब चलिए आगे भी पढ़ते हैं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसका पार्ट 2 भी, दूसरा चैप्टर भी हम जल्दी ही लाएंगे। अब आगे है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब क्योंकि पांडुलिपियाँ जो थीं वो पेड़ की छाल से लिखी जाती थी, यानी कि कह सकते हैं वो एक तरह की लकड़ी ही थी। तो लकड़ियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कीड़े उसमें लग जाते हैं, दीमक टाइप के होते नहीं है। तो इनमें से कई लिपियों को कीड़ों ने खा लिया, यानी कि कई पांडुलिपियों जैसे भुर्ज के पत्तों पर लिखी जाती थी या ताड़ के पत्तों पर, तो उन्हें क्या किया, कीड़े लग गए और वो खत्म हो गई, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब कुछ नष्ट कर दी गई, उस समय के शासक या जो आक्रमण होते थे उसके द्वारा कई नष्ट भी हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में अक्सर प्राप्त की जाती हैं, और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब यहाँ पर आपको मिलता है कि पहले के समय में आम लोग कौन सी भाषा बोलते थे। जैसे ऋषि मुनि या जो पढ़े लिखे होते थे वो तो संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, या वे दक्षिण भारत के थे तो वो तमिल भाषा बोलते थे। अब इसके बाद हम पता चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर संकीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए, और उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक शिलालेख यानी कि अभिलेख है। और ये जो अभिलेख होते थे या तो किसी धातु से बने होते थे या पत्थरों से, भारी भारी पत्थरों से बनाए जाते थे, और इनमें लिखा जाता था। इनमें लिखना भी बहुत कठिन होता था। और इनमें शासक क्या करते थे कि अपने विजयों के, जो शासक होते थे उस समय के विजय के या किसी आदेश का वर्णन करते थे, या उन्होंने जो जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका वर्णन इन शिलालेखों में करते थे। और राज्य की राजधानी या चौराहे पर इन्हें गाड़ दिया जाता था कि लोग पढ़ें और जानें कि उनके शासक ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कौन से आदेश आए हैं या कौन कौन सी विजयें प्राप्त की हैं। अब ये आगे यहाँ पर किनारे लिखा है इस शिलालेख के बारे में कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यानी कि ये जो शिलालेख है ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अब अशोक कौन है इसके बारे में हो सकता है आप जानते भी हों, बहुत महान शासक थे, लेकिन इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तथा तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक 2 लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो इसमें लिखा होगा आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये यूनानी तथा अरामीक भाषा में यानी कि लिपि में लिखा गया है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया आगे एक प्रश्न की बात कि क्या तुम बता सकती हो कि
कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो उस लड़की से पूछा गया जो दिया गया, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि कठोर शिला पर लिखवाने से फ़ायदे ये थे कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होते थे, नष्ट। जैसे हम किसी पत्र में या ताड़ पत्र में लिखेंगे पुराने समय में, तो या पेपर में लिखेंगे वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी धातु या पत्थर पर लिखवाएंगे तो वो जल्दी नष्ट नहीं होता, वो हज़ारों सालों तक वैसा ही बना रहता है। जैसा कि ये है 2250 साल हो गए, लेकिन अभी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका फ़ायदा यही था कि ये शिलालेख जल्दी नष्ट नहीं होते थे और सालों सालों तक उसी तरह रहते थे, तो इसलिए तब के शासक अक्सर इसी पर लिखवाते थे। लेकिन ऐसा करवाने में कठिनाइयाँ क्या आती थी? अब जो धातु के होंगे या पत्थर के होंगे उनमें लिखना तो कठिन होगा, इन्हें ठोक ठोक कर लिखना पड़ता था, तब उतने यंत्र भी उपलब्ध नहीं थे, हाथों द्वारा लिखा जाता था, तो इन्हें लिखने में बहुत कठिनाइयाँ भी होती थी। अब क्या है, आगे देखते हैं। आगे है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पुरातत्वविद क्या कहलाता है, तो पुरातत्वविद वो हैं जो पुराने समय की ईंट इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो हमेशा खुदाई उदाई किया करते हैं, जिससे वो इतिहास की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। अब आगे देखें तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं, तथा कुछ कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो पुराने समय के जानवरों की हड्डियों तथा चिड़ियों, मछलियों को ढूंढते हैं, और उस समय के पत्थर और पकी मिट्टी से बने बर्तनों को ढूंढते हैं, जिससे उस समय की सभ्यताओं का पता चल सके, और ये भी जान सके कि उस समय लोग किस तरह के बर्तन बनाते थे, क्या क्या खाते थे। तो इससे पता चलता है, और उस समय की प्राकृतिक बनावट को भी पता कर सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कि बाई में एक प्राचीन नगर प्राप्त पात्र है। ये पात्र प्राप्त किया गया है किसी प्राचीन नगर से, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये जो दोनों देख रहे हैं ये चांदी का सिक्का है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के सिक्के जो चांदी धातु के बने होते थे वो लगभग आज के 2500 वर्ष पूर्व प्रयोग में लाए जाते थे। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का भिन्न कैसे है? ये भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका कोई एक निश्चित बनावट नहीं है। अब हमारे सिक्के का एक निश्चित बनावट होता है, वो वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार होते हैं, गोल होते हैं। और तब के सिक्के चांदी, प्योर चांदी के बने होते थे। अब के सिक्के ऐसे नहीं होते कि प्योर चांदी के बने होते हैं, उसमें कॉपर, तांबा, मतलब सभी मिक्स होता है। तो चांदी भी होता है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, क्योंकि पहले भारत सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ अधिकतर धातुएं बहुत थीं। लेकिन जब अंग्रेज आए, मुग़ल आए और लूट ले गए, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास इसकी कमी हुई। तो इस समय के सिक्के में चांदी की मात्रा कम होती है पहले की अपेक्षा। पहले की सिक्के चांदी, सोने के ही होते थे। अब इसके बाद देखते हैं आगे है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी कि इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं या अतीत का अध्ययन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अतीत में घटित हुई घटनाओं का अध्ययन करने वाला ही इतिहासकार कहलाता है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी कि जब इतिहासकारों को स्रोत मिल जाते हैं किसी न किसी चीज़ के, तो वो बहुत रोचकता से पढ़ने लगते हैं। अभी आपको ये किसी चीज़ का स्रोत मिल जाए तो आप उसे रोचकता से पढ़ने लगेंगे, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतिहासकार और पुरातत्वविद एक तरह के जासूस हैं जो हमेशा खुदाई करते हैं और प्राप्त अवशेषों से वो पुराने समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक तरह की जासूसी ही उनकी होती है। अब इसके बाद है कि अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य, चलिए आगे बढ़ते। तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने होते हैं।
उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जी हाँ, अब इसमें बताया गया कि पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से भिन्न था और व्यापारियों का जीवन भी राजा रानियों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल तथा संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी मतलब अंडमान निकोबार के अधिकतर लोग मछलियाँ पकड़कर शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, फल फूल से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। अब जो लोग शहर में रहते हैं वो खाद्य यानी कि खाने की वस्तुओं के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, जैसे किसानों पर होते हैं। किसान जब फसल उत्पादित करेगा तब इनके पास आएगी, तब ये उसे खाएंगे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि जो भेद आज भी मिलते हैं वो भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब तिथियों का मतलब, हाँ इसके अतिरिक्त हम नीचे के हेडिंग में चले गए थे। अब है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि पुराने समय के जो शासक थे वो विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। यही कारण था कि हम उन शासकों तथा उनकी द्वारा लड़ी गई जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब जो पुराने समय के शासक थे वो क्या करते थे कि अपने विजयों का लेखा जोखा बहुत रखते थे, यानी कि जो विजय प्राप्त करते थे या उपलब्धियां प्राप्त करते थे, जो लड़ाइयाँ वो जीतते या हारते थे उनका लेखा जोखा रखते थे। और इसी के कारण हमें आज के भी समय में अधिकतर शासकों जैसे अशोक हो गए, अकबर हो गए या महाराणा प्रताप, इन सबके अधिकतर लड़ाइयाँ हमें पता हैं। किस लिए पता है? क्योंकि उस समय के राजा लेखा जोखा ज़्यादा रखते थे, जिससे हमें मदद मिली पुराने समय को जानने के लिए। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम लोगों का जोखा नहीं रखते थे। अब हमें तब के समय के किसानों के बारे में, मछुआरों के बारे में, पशुपालकों के बारे में राजा रानी की अपेक्षा कम पता है, क्योंकि वो उतना लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वो गरीब होते थे तो वो उतना लेखा जोखा नहीं रखते थे और उनके बारे में हमें उतना पता भी नहीं। फिर क्या है, पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी हम कह सकते हैं अभी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। अभी तो हम 1-2% जान पाए हैं, अभी बहुत कुछ जानना है मुझे। अब इसके बाद देखते हैं कि तिथियों का मतलब। अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, 2000 या इसी तरह की कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जो ये ईसा मसीह के जन्म से ही हमारे वर्ष की तुलना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि 2022 चल रहा है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 2022 वर्ष बाद, इसका यही मतलब है। अब इसके बाद है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो तिथियां थी उन्हें हम ईसा पूर्व लिखते हैं। जैसे 500 ईसा पूर्व हो गया, 600, तो ये आपने देखा होगा। फिर आगे कि इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, यानी कि इसमें बताया गया कि इस किताब में हम 2000 सन मान के इसके पूर्व की घटनाओं का वर्णन करेंगे। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इतिहास की तिथियाँ। जो हम देखते हैं ईसा पूर्व यानी कि BC लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व किससे कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियां हैं उन्हें हम ईसा पूर्व में ही व्यक्त करते हैं। और कभी कभी तुम तिथियों को AD लिखते हो तो AD का मतलब होता है हिंदी में ई, लिखते नहीं है ई, जैसे 1947 ई लिखते हैं, मतलब बड़ी ई लिखकर ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं एनो डामिनी, यानी कि नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी कि हम कह सकते हैं AD का मतलब है कि ईसा मसीह के इतने वर्ष बाद, जैसे सन 2022 चल रहा है तो ईसा मसीह के 2022 वर्ष बाद। अब इसके बाद देखिए कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है। CE अक्षरों का
प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब क्या है कि हर देश में कैलेंडर लगभग एक ही तरह के होते हैं, पहले अलग अलग होते थे। फिर क्या है कि भारत में तिथियों के लिए इस विशेष प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, यानी कि बीपी का अगर कहीं आपको प्रयोग मिले तो उसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर।